राजस्थान तो राजस्थान है साहिबान, इसको समझना हर किसी के बूते की बात नहीं। और जो राजस्थान में भी किसी की समझ से ऊपर निकल जाए वो है भरतपुर। क्योंकि भरतपुर वो है जो खिसियाए तो फूल झरें और हंसे तो चाटाचेटी। जिन फिरंगियों के राज में कभी सूर्य नहीं डूबता था और जिन्होंने अधीनता से नीचे कभी संधि नहीं की, उन्हें करना पड़ा बराबरी और समानता के आधार पर समझौता, जिसका प्रथम पक्ष रहा अपना भरतपुर। आज चलें, घूमें, देखें और जिएं अपना वही भरतपुर। डीडी राजस्थान की नुमाइंदगी कर रहे कुलदीप खंगारोत सुबह सुबह पहुंच गए जयपुर के मशहूर अल्बर्ट हॉल पर। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है डीडी राजस्थान के ट्रैवलर कार्यक्रम शहर अपना में। इस बार हम आपको लेके चलेंगे भरतपुर। तो आइए चलते हैं, देखते हैं भरतपुर में पर्यटक स्थल कैसे हैं। युग से सुलझे ज्वालामुखियों ने करवट ले आग उगल दी, तोपों के मुंह तोड़ मचलती दीवानों की टोली चल दी। हालांकि पकड़ी तो सड़क है, लेकिन पहले देखें यहां का रेल संपर्क। दिल्ली मुंबई मार्ग के मथुरा कोटा खंड पर अवस्थित है भरतपुर। जयपुर या दिल्ली से करीब पौने 200 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए आरामदायक सफर तय कराने वाली 20 रेलगाड़ियां हैं। जाहिर है पूरे भारत से रेल मार्ग के जरिए भरतपुर सुगमता से जुड़ा है। दिन हो या रात, अंदर हो या बाहर, चहल पहल और आवाजाही हमेशा कायम रहती है। हवाई मार्ग की बात करें तो सबसे नजदीक है आगरा, फिर ग्वालियर, दिल्ली और जयपुर हवाई अड्डे। करीब 75 से पौने 200 किलोमीटर की दूरी पर हैं ये हवाई अड्डे। फिर तो रेल या सड़क मार्ग है ही। कुलदीप की अगुवाई में डीडी राजस्थान की टीम ने पकड़ा जयपुर आगरा राजमार्ग। चमचमाता बलखाता राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 21, जिस पर चलने का मजा ही कुछ और है। करीब 185 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटे से ज्यादा नहीं लगते। तो साहब, टोल नाकों पर रास्ते पर चलने की फीस भरते रहे और बढ़ते रहे आगे। बहती हुई सड़क के दोनों तरफ कहीं बस्ती तो कहीं लहलहाते खेत। हम रास्तों से दोस्ती कर लेते हैं, मंजिल तक पहुंचना आसान हो जाता है। ये देखा ना, घर बनाना है, इबादत करनी है। गेरू पत्थर खूबसूरत आकार लेकर हर इंसान की जरूरत में ढल जाते हैं। यदि मीलों तक फैली है सड़क, तो मीलों तक पुकारते हैं ये सांचे। हर सुबह दुआ देना फितरत है मेरी, हर एक को खुश देखना हसरत है मेरी। मैं किसी को याद आऊं ना आऊं, सबको दुआओं में याद रखना आदत है मेरी। दौसा से आगे निकलते ही मानपुर सिकंदरा आता है। सड़क के दोनों तरफ तराशे हुए पत्थरों की ये मंडी हर वाहन को एक बारगी रुककर ये शिल्प निहारने को मजबूर कर देती है। जाना तो था भरतपुर, लेकिन घना पक्षी विहार का आकर्षण इतना कि कदम खुद ब खुद पहले यहां पहुंच गए। तो आइए चलते हैं पक्षियों की दुनिया में। एक अलग ही दुनिया है ये। कवि वरुण चतुर्वेदी कहते भी हैं, घना केवला देव विश्व में लोहागढ़ की शान बना, वर्ल्ड मैप में यही भरतपुर की सुंदर पहचान बना। देशी और विदेशी पक्षी आते यहाँ सर्दियों में, उनकी वंश वृद्धि की खातिर प्रकृतिदत्त वरदान बना। तो दोस्तों, जयपुर से रवाना होकर आखिर हम पहुंच गए भरतपुर की सरजमी पर। और जब तक हम केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी उद्यान का जिक्र नहीं करेंगे तो भरतपुर का दौरा अधूरा सा रहेगा। तो यहाँ पर हम सिर्फ ई रिक्शा से जा सकते हैं, तो हमने ई रिक्शा हायर करी है और अब यहाँ से हम पक्षियों को देखने के चलते हैं। तो आइए आप भी चलिए मेरे साथ घना पक्षी विहार में।
चिड़ियों की चहचहाहट, झीलों में तैरते तरह तरह के पक्षी। यह है भारत का सबसे बड़ा पक्षी विहार जो केवलादेव घना के नाम से मशहूर है। 1982 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला तो 1985 में यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत में शामिल किया। इससे पहले 1971 में इसे संरक्षित पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। तब इसे भरतपुर पक्षी विहार के नाम से जाना जाता था। हालांकि इसका इतिहास कोई 250 साल पुराना है। शिव के स्वरूप भगवान केवलादेव के मंदिर के नाम पर ही इसका नाम रखा गया। तब यह उद्यान भरतपुर के महाराजाओं की पसंदीदा शिकारगाह हुआ करता था। आज यहां 225 से ज्यादा पक्षी प्रजातियां अपना घर बना चुकी हैं। इनके अलावा हजारों की संख्या में दुर्लभ और विलुप्त प्रजाति के पक्षी यहां देखे जा सकते हैं। साइबेरिया से हर साल यहां हजारों सारस अपने प्रवास पर आते हैं। प्राकृतिक ढलान होने के कारण इस जंगल में अक्सर बाढ़ आ जाती थी। इसे देखते हुए महाराजा सूरजमल ने यहां अजान बांध का निर्माण करवाया। यह बांध 2 नदियों गंभीर और बाणगंगा के संगम पर बनाया गया था। करीब 29 वर्ग किलोमीटर में फैले इस अभयारण्य में यूरोप, अफगानिस्तान, रूस और चीन सहित कई देशों के पक्षी विहार करने आते हैं। पक्षियों के बारे में महाकवि रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं, ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल ये आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वो सौरभ हवा में तैरती हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश का पानी बनकर गिरता है। दोस्तों, कल भरतपुर पहुंचते ही हमने सबसे पहले जो भ्रमण करा वो था केवलादेव का राष्ट्रीय पक्षी उद्यान, जहां पर हमने विभिन्न प्रकार के पक्षियों को देखा। और आज हम भरतपुर शहर में पहुंच चुके हैं और हम यहां की गलियों में, शहर में क्या देखने लायक है, पुरातत्व विभाग की कौन कौन सी यहाँ पर इमारतें हैं, कौन से महल हैं, कौन से मंदिर है, कौन सी मस्जिद है, हम उन सब का भ्रमण करेंगे और उनकी जानकारी आप तक पहुँचाएंगे। तो आइए चलिए मेरे साथ। घना के बाद हमारा अगला पड़ाव है भरतपुर। कभी यहां छोटी छोटी छितराई बस्तियां रहा करती थीं। ये स्थान सोगड़िया जाट सरदार रुस्तम के अधिकार में थे। इसे महाराजा सूरजमल ने जीता और 1733 में इन बस्तियों को व्यवस्थित रूप देकर एक नियोजित बस्ती की नींव डाली। मान्यता है कि भगवान श्री राम के छोटे भाई भरत के नाम पर इस नगर का नाम भरतपुर पड़ा। हालांकि इतिहासकारों का यह भी कहना है कि यहाँ की जमीन बहुत नीची थी और उस पर मिट्टी का भरत भरा गया था, इसी कारण इसका नाम भरतपुर पड़ा। आज भरतपुर जिला मुख्यालय है और इसे राजस्थान का प्रवेश द्वार या राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार भी कहा जाता है। यदि भरतपुर शहर की बात की जाए तो आज यहाँ की आबादी 2.5 लाख को पार कर चुकी है। भागवत में भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली के रूप में जिस क्षेत्र का वर्णन किया गया है वो ब्रज कहलाता है। 16वीं शताब्दी आते आते ये इलाका ब्रज मंडल हो गया और इसका आकार 84 कोस माना जाने लगा। ब्रज मंडल की पश्चिमी सीमा भरतपुर को छूकर ही निकलती है, लिहाजा ब्रज के लालित्य का प्रभाव भरतपुर पर साफ नजर आता है। आज यहाँ की साक्षरता दर 81% से ऊपर है और नई पीढ़ी तो पूरी तरह साक्षर है। भरतपुर के महाराजा सूरजमल ने एक अभेद्य किले की परिकल्पना की थी, जिस किले में लेश मात्र भी लोहा नहीं लगा और जिसने अपनी मजबूती के दम पर दुश्मनों के दांत खट्टे कर अपना लोहा मनवाने पर मजबूर कर दिया। ऐसी सुरक्षा प्रणाली विकसित की गई थी यहाँ और इसीलिए ये किला लोहागढ़ के नाम से जाना गया। किले के चारों ओर गहरी खाई बनाकर उसमें पानी भरा गया। ये पानी सुजान गंगा नहर के जरिए मोती झील से लाया गया था। ये गहरी खाई किले को अभेद्य सुरक्षा प्रदान करती है।
किले के अंदर महत्वपूर्ण स्थान हैं किशोरी महल, महल खास, जवाहर बुर्ज और कोठी खास। किले में 2 मुख्य दरवाजे हैं। इनमें उत्तरी द्वार अष्टधातु का बना है, जिसे जवाहर सिंह जाट सन 1765 में दिल्ली विजय के दौरान लाल किले से उतार कर यहां लाए थे। भरतपुर राज्य के जाट राजवंशी राजाओं का राज्याभिषेक जवाहर बुर्ज में होता था। इस किले पर कई आक्रमण हुए, लेकिन इसे कोई जीत नहीं पाया। 1803 में लॉर्ड लेक ने बारूद भरकर इसे उड़ाने का प्रयास किया, जो पूरी तरह नाकाम रहा। बाद में यहां फतेह बुर्ज का निर्माण कराया गया। यह ब्रिटिश सेना पर विजय का चिरस्थायी प्रतीक है। अड़कुटिल कुलिस सा प्रबल प्रखर अंग्रेजों की छाती में गढ़, सर गढ़ से बढ़ चढ़ सुदृढ़, यह अजय भरतपुर लोहागढ़, ये दुर्ग भरतपुर अजय खड़ा, भारत माँ का अभिमान लिए, बलिवेदी पर बलिदान लिए, शूरों की सच्ची शान लिए। भरतपुर की यात्रा यहाँ का राजकीय संग्रहालय देखे बिना अधूरी है। ये संग्रहालय भी लोहागढ़ दुर्ग परिसर के अंदर ही है। 1939 में भरतपुर नरेश सवाई कर्नल बृजेंद्र सिंह ने भरतपुर रियासत में यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी पाषाण प्रतिमाओं और कलापूर्ण पाषाण खंडों को इकट्ठा करवाया और स्थानीय सार्वजनिक पुस्तकालय के एक कक्ष में प्रदर्शित किया। इसके साथ ही अस्त्र शस्त्र सहित पुरा महत्व की कई चीजें यहाँ रखी गईं। 1944 में इसे नए भवन में स्थानांतरित किया गया और इसे स्वतंत्र संग्रहालय का स्वरूप मिला। अभी ये भवन जो आप देख रहे हैं, रियासती दौर में प्रशासनिक कार्यालय था, जिसे कचहरी कला या दरबार हॉल के नाम से जाना जाता था। इस 3 मंजिला भवन का निर्माण 1825 से 53 के बीच तत्कालीन महाराजा बलवंत सिंह ने कराया था। इसकी पहली मंजिल पर कमरा खास और सिलह खाना भी बाद में संग्रहालय का अंग बना दिया गया। इस संग्रहालय को 4 प्रमुख खंडों में बांटा गया है। पुरातत्व खंड, बच्चों की दीर्घा, शस्त्रागार और कला शिल्प एवं उद्योग खंड। यहाँ प्राचीन मूर्तियों, चित्रों, सिक्कों, शिलालेख और प्राणी नमूनों का उम्दा संग्रह है।
संग्रहालय परिसर के भूतल पर स्थित हमाम इस परिसर का बहुत बड़ा आकर्षण है। इसे महाराजा जवाहर सिंह ने बनवाया था। मुगल शैली के इस स्नानागार में कई कक्ष बने हुए हैं। दीवारों पर बने भित्ति चित्र अत्यंत मोहक हैं। प्रकाश और हवा के लिए वातायन की व्यवस्था है। संग्रहालय की छत पर 56 खंभों का शानदार निर्माण नजर आता है। इस निर्माण का अपना अलग ही आकर्षण है। जवाहर बुर्ज पर स्थापित इस निर्माण के चारों तरफ 3 मेहराबें बनी हुई हैं। भरतपुर के जाने माने कवि वरुण चतुर्वेदी क्या खूब कहते हैं, ठीक अजायब घर के ऊपर तने खड़े 56 खंभे, लोहा गढ़ है तो लोहे की भांति कड़े 56 खंभे, मार 300 सालों से गर्मी सर्दी बरसातों की सहते हुए तपस्वी जैसे वहीं अड़े 56 खंभे। और अब रुख करते हैं किले से यहाँ के मंदिरों की ओर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्रथम अभिनंदन महाराजा सूरजमल स्मारक का। किले के महारानी किशोरी महल में है ये भव्य स्मारक। जिस राजा ने शहर बसाया और दिल्ली पर 2 बार 1753 और 1763 में विजय प्राप्त की, जिसका पर्याय है भरतपुर, उन्हें आदरांजलि। राजपूत, मुगल और दक्षिण भारतीय वास्तुकला का अद्भुत मिश्रण है यहाँ का गंगा महारानी मंदिर। इसे तत्कालीन शासक महाराजा बलवंत सिंह ने बनवाया और मंदिर पूरा होने में 91 साल का समय लगा। मंदिर की दीवारों और खंभों पर की गई बारीक नक्काशी बेहद आकर्षक है। देवी गंगा की प्रतिमा के अलावा इस मंदिर में मगरमच्छ की विशाल मूर्ति भी है। इसे देवी गंगा का वाहन माना जाता है। हर साल भक्त हरिद्वार से गंगा जल लाकर देवी के चरणों के पास रखे विशाल रजत पात्र में डालते हैं। मान्यता है कि देवी गंगा अपना आशीर्वाद इस जल में प्रवाहित करती है और यह दिव्य जल भक्तों के बीच प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। भरतपुर राज परिवार की लक्ष्मण जी में विशेष आस्था रही है और वे इन्हें ही अपना इष्ट देव मानते हैं। महाराजा बलवंत सिंह ने 1870 में यहां लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कराया। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में दशरथ नंदन लक्ष्मण और देवी उर्मिला की प्रतिमाएं स्थापित हैं। इनके साथ ही लघु राम दरबार भी स्थापित है। सभी प्रतिमाएं अष्ट धातु से बनी हैं। ये मंदिर भी पत्थरों पर की गई अपनी खूबसूरत नक्काशी के लिए मशहूर है। गंगा महारानी मंदिर और लक्ष्मण मंदिर के बीच है भरतपुर की जामा मस्जिद। सांप्रदायिक सौहार्द की इससे बड़ी मिसाल क्या होगी कि भरतपुर के हिंदू शासकों ने मंदिर के साथ ही और 2 भव्य मंदिरों के बीच उतनी ही आकर्षक जामा मस्जिद का निर्माण कराया। सौहार्द और भाईचारे की जो नींव 18वीं शताब्दी में पड़ी थी, वो आज भी कायम है भरतपुर अंचल में।
ये सद्भाव और मेल मिलाप की संस्कृति एक अलग ही परचम लहराती है समरसता और सर्वधर्म आदर भाव का। जामा मस्जिद का निर्माण बलवंत सिंह के समय शुरू हुआ और पूरा होने में 70 साल लगे। इसका रचना विन्यास दिल्ली की जामा मस्जिद जैसा है और मुख्य दरवाजा बेहद सुंदर और भव्य है। इस दरवाजे पर कुरान की आयतें उकेरी गई हैं। मुख्य इमारत पर 3 गुंबद हैं तो कई छतरियां और अष्टकोणीय मीनार भी है। हिंदी पूरे देश को एक सूत्र में बांधती है। आखिर ब्रज भाषा की सहोदरी ही तो है हिंदी। उसका उन्नयन हो, साहित्य सुरक्षित रहे और आगे बढ़े, इन सब विषय वस्तुओं को केंद्र में रखकर भरतपुर में 13 अगस्त 1912 को श्री हिंदी साहित्य समिति की स्थापना हुई थी। भरतपुर में कुल 11 दरवाजे हैं। इनमें से एक है गोवर्धन दरवाजा। दरवाजे के सामने चौराहे पर रखा ये वो टैंक है जिसे 1971 में अमेरिका ने पाकिस्तान को भारत से लड़ने के लिए दिया था। दावा था कि इस पर किसी तरह के हथियार का असर नहीं होगा, लेकिन भारतीय सैनिकों ने खाई खोदकर अपने सीने पर बम रखे और टैंक ध्वस्त कर डाला। तो दोस्तों, ये तो देखा आपने कि भरतपुर में आपके लिए क्या क्या है, लेकिन भरतपुर के साथ यदि हम भरतपुर की रियासतकालीन राजधानी डीग को नहीं जोड़ेंगे तो कार्यक्रम अधूरा रहेगा। तो आइए चलते हैं डीग की तरफ। तो ये है साहिबान डीग। पिता तो पिता होता है, संस्कार डालता है अपनी संतान में। सूरजमल के पिता बदन सिंह ने ही तो नींव रखी थी एक खुशहाल रियासत की। तत्कालीन परिस्थितियों में अपने आजू बाजू में उन्होंने पाया ऐसा रमणीक स्थान जो कभी दीर्घपुर या दीर्घ के नाम से पुराणों में वर्णित है। तो महाराजा बदन सिंह ने ऐसे स्थान को अपने राज्य की राजधानी के तौर पर विकसित किया। तब तक ये जगह दीर्घ से डीग हो चुकी थी। ये छोटा सा नौनगर अपनी बेजोड़ किलेबंदी, बेहद खूबसूरत बगीचों, महल और बुर्जों के लिए जितना मशहूर तब था, आज शायद उससे ज्यादा मशहूर है। यहां एक चर्चा बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण लीला स्थली की 2 परिक्रमाएं होती हैं। एक गोवर्धन जी की सप्तकोसी परिक्रमा, तो एक पूरे ब्रजमंडल की 84 कोस की परिक्रमा। इन परिक्रमाओं में भक्तों का आनंद और उल्लास अलग ही नजर आता है। डीग रास्ते में पड़ता है तो भक्त यहाँ भी पूरे आनंद से घूम लेते हैं, जैसे कि भक्तों की ये टोली। करीब 50,000 की आबादी वाला ये उनिंदा सा कस्बा सबका दिल जीत लेता है। अरे सुनिए तो, वक्त काफी हो चला। घना, भरतपुर और डीग घुमा चुके कुलदीप क्या कह रहे हैं अब? तो दोस्तों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम शहर अपना। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह कार्यक्रम जरूर अच्छा लगा होगा। अगले कार्यक्रम में फिर किसी नए शहर से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।